नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग करेंगे 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स, लेकिन इसके पहले हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करें, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, खासकर आपकी आरओ, एआरओ और बहुप्रतिशत परीक्षा आपकी पीसीएस की, खासकर बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम भी आने वाले हैं, और ऐसे में इन बड़े एग्जाम में भी आपका करंट अफेयर्स जो आप करते हैं इस डिकोड एग्जाम के माध्यम से, वो आपके लिए क्या होगा, उपयोगी साबित होगा। तो दूर क्षेत्रों में रहने वाले जो अभ्यर्थी जिनके पास कोई खास जो क्लासेस नहीं मिल पा रही कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो नहीं जा सकते हैं, उन तक ये वीडियो हमारा जरूर आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। आइए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा क्या कुछ टॉपिक है। लेकिन उसके पहले लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आज मैं फिर से आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग आज पुनः से ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको आज का प्रश्न आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कि मुंडोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। चलिए, कोविड-19 वेबसाइट, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, चर्चाओं में है ये। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, व्हाइट हाउस ने एक कोविड-19 नामक वेबसाइट लॉन्च की, और उस वेबसाइट में क्या कहा गया है? वेबसाइट में चीन को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए। ए भाई साहब, कोरोना नहीं होता है, कई लोग कोरोना कोरोना कहते हैं। कोरोना क्या होता है जी? कोरोना नहीं होता है, कोरोना होता है, राइट। तो ये जो शब्दावली आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको सुधार लीजिएगा, कोरोना नहीं, कोरोना, राइट। चलिए, तो इस वेबसाइट के माध्यम से जो कि व्हाइट हाउस ने इसको लॉन्च किया है, वहां पर क्या कहा गया है? वहां पर जो है चीन को जिम्मेदार ठहराया गया है। चीन की एक लैब है, और वहां पर कहा गया है कि वहां पर इस वायरस का जो है क्या हुआ, जो है प्रसार हुआ उसे। इसके साथ साथ में इस वेबसाइट पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन और WHO को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। और आप जानते होंगे कि अमेरिका के द्वारा जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप साहब हैं, जो खतरनाक टाइप के हैं अपने आप में, खासकर व्यापारिक दृष्टिकोण से, उन्होंने WHO से निकलने का फैसला लिया और उसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि WHO अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभा रहा है। WHO को फंडिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है, लेकिन WHO उस लेवल से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वेबसाइट के माध्यम से व्हाइट हाउस ने जो है यहां पर रिलीज की हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ पॉइंट इसमें लिखा गया है। तो यहां पर लिखा गया कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके माध्यम से इस वेबसाइट पर यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस का जो सिग्निफिकेंट था, जो उसके लक्षण थे, ठीक है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो प्राकृतिक नहीं थी, नेचुरल नहीं थी, कि कोरोना वायरस नेचुरली अपने आप में ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, नहीं, ये कृत्रिम था, जो है इसको लैब में बनाया गया और चीन के द्वारा इसका प्रसार जो है इसको प्रसारित किया गया। तो ये जो है खबरें व्हाइट हाउस के माध्यम से इस वेबसाइट, कोविड-19 वेबसाइट के माध्यम से बताई गई हैं, राइट। और ये बातें आज अभी नहीं है, ये बातें बहुत पहले से, जब कोरोना वायरस आया तब से बात कही जा रही थी। तो अगर तब से बात कही जा रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके पीछे खेल तो हुआ है, जिसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाना कोई गलत बात नहीं है ऐसे मामलों पर। क्योंकि आप जानते होंगे, एक शब्द आप सुनते होंगे, वायरस बम, है ना, वायरस। जैसे अगर आपने कभी शक्तिमान देखा होगा, संभवतः 90s के जो लोग होंगे वो देखे होंगे। आजकल के बच्चे तो शक्तिमान क्या ही देखेंगे, वो तो कुछ अलग ही देखते हैं। लेकिन जो पहले के जो हम लोग थे टाइम में, शक्तिमान हम लोग खूब देखते थे। शक्तिमान जूनियर जी आप लोग भी जानते होंगे ना, सकलक बम में एक सीरियल आता था, मुझे याद आ गया अभी। तो शक्तिमान में ना वायरस बम के बारे में बताया गया था। तो वायरस बम क्या होता है कि एक ऐसा वायरस जो कोई एयर में, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिक्रेट कर देते हैं, एयर में उसको छोड़ देते हैं। और आप जानते हो कि हवा की गति कितनी तेजी के साथ होती है। तो अगर कोई वायरस, कोई एक्स नाम का कोई वायरस है, अगर हमने इसको एयर में छोड़ दिया, आप सोचिए कि चंद मिनटों में, चंद घंटों में ये पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले सकता है। तो
तो आप ध्यानते होंगे ये भी अपने आप में क्या खतरनाक चीज है। परमाणु बम हाइड्रोजन बम से ज्यादा खतरनाक वायरस बम होता है, और कहीं ना कहीं इसी संकल्पना पर आधारित ये कोविड-19 वायरस था अपने आप में, जिसने पूरी दुनिया को अपने जद में ले लिया। और बड़ी बड़ी हेल्थ टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े से बड़े देश इस कोविड-19 जो महामारी आई उससे अछूते नहीं रहे, और व्यापक रूप से जो है एक तरीके से जनसंहार हुआ अपने आप में। तो इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया। इसी वेबसाइट पर बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। साइट के मुताबिक वुहान के एक लैब से यह वायरस लीक किया गया। ठीक है, वुहान का एक लैब है चीन का, वहां से इस वायरस को क्या किया गया, लीक किया गया। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के पूर्व शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी एंथनी फाउसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति को दबाने की आलोचना की गई कि भाई इन लोगों ने कोरोना वायरस जो फैला उसको दबाया गया, सटीक और सही जानकारी वैश्विक स्तर पर नहीं दी गई। ट्रंप जी का कहना है कि अगर जो है WHO समय रहते कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में लोगों को सचेत करता तो इतने बड़े स्तर पर यह जो है महामारी नहीं फैलती और इतने बड़े स्तर पर जो है लोगों की जान नहीं जाती। ठीक है, तो ये कई सारे बातें यहां पर कही गई हैं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर अब कोविड-19 लैब लीक थ्योरी को समर्पित एक जो है पूरा पेज है, किस प्रकार से इस वायरस को लीक किया गया। ठीक है, चलिए, यह घटना CIA द्वारा एक रिपोर्ट जारी करने की कुछ सप्ताह बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि प्रयोगशाला से लीक की आशंका है। ठीक है, एजेंसी ने पहले कहा था कि उसके पास कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। फिर वेबसाइट में 5 प्रमुख बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया है जो यह सुझाव देते हैं कि कोविड-19 की उत्पत्ति प्राकृतिक नहीं थी। 5 पॉइंट दिए गए हैं वेबसाइट पर कि उस 5 पॉइंट ये निर्देशित करते हैं कि भाई साहब ये नेचुरल वायरस नहीं था, इसको बनाया गया लैब से। ठीक है, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है, चाइना है आपका। ठीक है, और वैसे भी आप जानते होंगे चीन एक अपने आप में क्या है, ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है, और ऐसे में आप यह भी जानते हो कि चीन की विस्तारवादी नीति है, और ऐसे में वो अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी चाइनीज लोग के बारे में तो आप जानते होंगे किस प्रकार से काम करते हैं लोग। वायरस में एक जैविक विशेषता है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है, और अगर ये जैविक विशेषता प्रकृति में नहीं पाई जाती है दैट मींस कि ये नेचुरल वायरस नहीं था, इसको लैब में जनरेट किया गया। ठीक है, चलिए आगे। वुहान में चीन का प्रमुख सॉर्स अनुसंधान लैब है जिसका पर्याप्त जैव सुरक्षा के बिना गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान का इतिहास रहा है अपने आप में। तो ये जानते हो कि चीन के बारे में ये सब पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं। अब आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो नंबर 1 कथन, व्हाइट हाउस ने एक कोविड-19 वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल सही बात है, पॉइंट नंबर 1 सही है आपका। दूसरा, वुहान में चीन का प्रमुख सार्स अनुसंधान है लैब है जिसका पर्याप्त जैव सुरक्षा के बिना गेन ऑफ फंक्शन का इतिहास रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यानी कोट की सहायता से अगर सही उत्तर का चयन करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग। यह भी चर्चाओं में रहा है, और अभी हाल ही में 23वें विधि आयोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, नाम याद रखिएगा, दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और भाई साहब, लॉ कमीशन जो है आपका, विधि आयोग जो है वो क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, और इस पर प्रश्न खूब ज्यादा आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग 23वें विधि आयोग या विधि आयोग के बारे में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो है आपके एग्जाम के लिए प्रश्न आते हैं। टास्क नंबर 1 आज आपका क्या, विधि आयोग। ठीक है, लॉ कमीशन, विधि आयोग, इसके बारे में आप लोग क्या करिएगा, डिटेल्स में जानकारी पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि आप लोगों को दरअसल 2 कॉपी बनानी होती है। ठीक है, कॉपी कितनी, 2 कॉपी आप लोग बना लीजिएगा। ब्लैंक पेपर की ध्यान दीजिएगा, लाइनिंग वाली कॉपी नहीं बनानी है। जब आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे या आरओ में निबंध लिखेंगे तो ब्लैंक पेपर की कॉपी होती है, वो लाइनिंग वाली नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ब्लैंक पेपर की 2 कॉपी आप लोग बनाइएगा। कितनी कॉपी, 2 कॉपी। एक कॉपी में जो मैं होमवर्क आपको देता हूं, यानी कि जो मैं टास्क देता हूं उस पर नोट्स बनाया करिए आप लोग, और एक कॉपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी स्टेट की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स हमारा होता है उसके लास्ट में मैं एक प्रश्न देता हूं, उसका आंसर जो है आप लोग वहां पर लिखा करेंगे। ठीक है, 2 कॉपी आपको बना के रखनी है, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए, तो विधि आयोग के बारे में आपको पढ़ना है कि इसके बारे में क्या है, इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, और विधि आयोग के बारे में प्री में भी प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य भी नियुक्त किया गया और उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को पदभार ग्रहण किया और उनका जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2027 तक जो है चलेगा। ठीक है, आगे भारतीय विधि आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो अब आपके एग्जाम के लिए फैक्ट में यही पूछ लेगा ऑप्शन में कि बताओ ये गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है या किस प्रकार का निकाय है। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य कानून में सुधार करना, विधिक अनुसंधान करना और सरकार को सिफारिशें देना है। हालांकि सरकार इसकी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कीजी लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया वो सरकार मानेगी, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस को मानती है या नहीं मानती है। ठीक है, ये डिपेंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पर करेगा। ठीक है, इसके अलावा विधि आयोग एक तदर्थ निकाय है जिसका गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आपके सामने प्रश्न है, विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है। नंबर 1, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा सकता है। तो मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा कि 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। राइट, आगे दूसरा, इसका गठन भारत सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय के तहत किया जाता है। दूसरा भी कथन आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है और ये जो है आपके यहां पर ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देखेंगे तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन क्या है आपके लिए सही हैं। दैट मींस कि अगर पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 और 2 दोनों कथन कहां पर है, सी वाले ऑप्शन में है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। भाई साहब, अगर आपको मेरी वॉल्यूम, मेरी वॉइस तेज लग रही होगी, अपने फोन को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा और दोनों हेडफोन जो आप डाल के रखते हो कान में, एक काम करना, कोशिश ये करना कि अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो आप हेडफोन ठीक है लगा के रखना, लेकिन एक ही लगा के रखना। ठीक है भाई साहब, आपके कानों के लिए बड़ा नुकसान है। और जब आप दोनों हेडफोन लगा के आप सुनेंगे ना जी, तो क्या होगा, आवाज बहुत तेज जाएगी। बिकॉज ऑफ एक तो मेरी वॉइस थोड़ी सी लाउडली है और दूसरा चूंकि दोनों हेडफोन अगर आप लगा के रखेंगे तो क्या होगा, वॉइस आपकी तेज होगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा या एक हेडफोन लगा के सुनिएगा। बात समझ आ गई, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वैसे भी हेडफोन का कम से कम प्रयोग करें, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान आपके कानों को होता है। कान के पर्दे फटने का डर रहता है, कान बहने का डर रहता है, कान से पश आने लगता है। ठीक है, और कई प्रकार की जो है, कई बार जो है आप सुनने में अक्षम भी हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और आजकल तो क्या हो गया, ये जो आपके नेक बैंड और ये जो ब्लूटूथ वाले आते हैं फट भी जा रहे हैं भाई साहब आजकल। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कोशिश क्या करिए कि फोन पे जब आप टॉक करें तो भी फोन से दूरी बना कर रखें, हेडफोन जो है स्पीकर पर करके फोन करें फोन। ठीक है, किसी से बातचीत करें। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि अगर स्पीकर पे फोन पे बात बतियाइएगा तो मम्मी जान जाएंगे किससे बतिया रहे हो, क्या बतिया रहे हो। तो प्राइवेसी भी आपको चाहिए, तो दिक्कत है। ठीक है, लेकिन आप काम ही ऐसा क्यों करें कि आपको जो है चुपके से बतियाना पड़े, रजाई के नीचे, कंबल के नीचे बतियाना पड़े, है ना, जाके कहीं किसी कॉर्नर में बात करना पड़े या छत पे रात में जाके बात करना पड़ा। ये काम ही मत कीजिएगा, है ना। ठीक है, अब ये काम करिएगा तो दिक्कत होगी। तो फोन का इस्तेमाल कम से कम करना और स्पीकर पे फोन करिए या हेडफोन का इस्तेमाल कम से कम करिए। ठीक है, चलिए, तो दोनों कथन सही है भाई साहब इसके, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बनारस की शहनाई को भौगोलिक संकेतक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीआई टैग बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग जियोग्राफिकल क्या बोलते हैं, इंडिकेशन बोलते हैं अपने आप में। ठीक है, आप जानते होंगे भारत के अलग अलग प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है। जब किसी प्रोडक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी पदार्थ को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है, ऐसे में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, जो उसकी क्या कहते हैं, अपने आप में जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है वो बढ़ जाती है और जो है ये अपने आप में आयात निर्यात में इसको जो है काफी ज्यादा फायदा मिलता है और उसकी इंपॉर्टेंस एक अलग प्रकार की हो जाती है अपने आप में। ठीक है, तो अभी हाल में क्या हुआ है कि जो बनारस की शहनाई है उसको भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया। और अब आपको बता दूं मैं कि जीआई टैग पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो लिस्टिंग इसकी जरूर बना लीजिएगा कि विगत 1 वर्षों में किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और खासकर उत्तर प्रदेश के जो पदार्थ होंगे, जो वस्तुएं होंगी, उन पर आप लोग फोकस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे, बनारस की शहनाई को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देता है यह,
और वैश्विक स्तर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या बिस्मिल्लाह खां के माध्यम से प्रसिद्ध हुई। शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक संगीत का क्या है, प्रतीक है। आप इन वाद्य यंत्रों के बारे में जानते होंगे। और ये शहनाई जो है, आप अगर देखे होंगे पहले तो किसी ना किसी कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, तो शहनाई जो है बजाई जाती है। ठीक है, चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अगर हम बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म होता है 21 मार्च 1916 को डुमराव बिहार में। निधन होता है 21 अगस्त 2006 वाराणसी में। और उपाधि इनको दी गई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। वाद्य यंत्र कौन बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे और 2001 में उन्हें भारत रत्न जो है प्रदान किया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, क्योंकि शहनाई को मिला है जीआई टैग, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपके जो है क्या कहते हैं, प्रश्न को घुमाने के लिए बिस्मिल्लाह खान के बारे में प्रश्न पूछ लेगा। अब आप नहीं पढ़े रहिएगा, खाली इतने पढ़िएगा भाई साहब, कोई किताब में निकल आएगा यही वाला जीआई टैग। अब फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे तो अभी पढ़ेंगे बनारस के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया, एक लाइन पढ़ा आपने छोड़ दिया। लेकिन एग्जाम में तो चालू किस्म का व्यक्ति है, क्या करेगा, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पूछ लेगा। अब आप गोलगप्पे से बैठे रह जाइएगा अगर इसको नहीं पढ़िएगा तो करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ा जाता है। जब कोई टॉपिक चर्चा में रहा करे तो उससे संबंधित जो टॉपिक रहा करे उस पर आप लोग पकड़ बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, हाल ही में बनारस की शहनाई को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, दिया गया भाई साहब। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया था। बिल्कुल दिया गया था, तो यह भी कथन सही है। तो अगर दोनों ही कथन सही हैं तो ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहां पर 1 और 2 दोनों कथन लिखा गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरपोल, भाई साहब खूब सुना होगा आपने इंटरपोल नाम, हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो निश्चित तौर पर आपने सुना होगा इंटरपोल के बारे में। एक भाई साहब हमारे यहाँ पे लड़के थे, हॉलीवुड मूवी खूब देखते हो, तो इंग्लिश में देखते थे, इंग्लिश वाली हॉलीवुड मूवी। तो मैंने उनसे पूछा, है भाई साहब काहे देखते हो इंग्लिश में हॉलीवुड मूवी? तो कहते हैं कि मैं इससे अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैंने कहा अरे गुरुदेव, यही बचा है तुमको हॉलीवुड मूवी देखने के लिए? मैंने कहा अंग्रेजी सीखते सीखते कुछ और सीख जाइएगा, इसलिए ज्यादा हॉलीवुड मूवी मत देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजीज हालांकि अच्छी होती हैं बट कुछ चीजें नहीं सही होती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब इसको देखने से अच्छा है कि आप किताब पर फोकस ज्यादा कीजिएगा, ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो एक से एक जो है लड़के होते हैं आजकल, ठीक है, उनके पास एक्सक्यूज ऐसे रहते हैं कि आप क्या कहिएगा। आप अब मूवी देख रहे हैं, पढ़ाई का बहाना बना दिया कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या कहिएगा, है ना। चलिएगा, कोई बात नहीं। जैसे घर में फोन आप देख रहे हैं, पापा आप क्या आ गए, बोले बेटा फोन क्यों चला रहे हो, क्यों दिख रहे हो? आपने कहा सर करंट अफेयर क्लास देख रहे हैं। देख कुछ और रहे होगे, क्या कहोगे? पापा करंट अफेयर क्लास देख रहा हूं। तो अब चूंकि फोन चला रहे हो तो पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे, मम्मी भी नहीं कुछ बोलेंगे कुछ, है ना। और हेडफोन लगा रखा है तो सुना भी नहीं दे रहा क्या देख रहे हो। और जैसे आएंगे वैसे खट से मिनिमाइज करके तो कुछ और चला दोगे। तो चालू भी तो हो गए हो ना आजकल, लड़के बहुत चालू हो गए भाई साहब, क्या कीजिएगा। खैर, तो इंटरपोल जो है क्या है, जो है आपने इसके बारे में सुना होगा। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में संयुक्त अरब अमीरात को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अभी ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी घोषणा वैसे बहुत पहले हो गई थी, मैंने इसको कराया भी था। तो अब आप ध्यान रखिए, संयुक्त अरब जो अमीरात है, यूएई है, इसको इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसका चुनाव लियोन फ्रांस में किया गया, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, आगे अब हम लोग इंटरपोल के बारे में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म हम लोग इंटरपोल बोलते हैं, है ना, इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल। तो इसके बारे में आप देखते हैं कुछ पॉइंट हम लोग। ठीक है भाई, सब सही से लिख देता हूं, तो नहीं तो आप लोग कहोगे क्या ही लिखते हैं सर, है नहीं। चलो सही से लिख देते हैं इंटरपोल को। इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय क्या है, संगठन है। ठीक है, यह दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अपराधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है, अपने आप में अंतरराष्ट्रीय जगत में जो है कहीं ना कहीं उसकी बातें होती हैं, तो इंटरपोल जो है पुलिसिंग कार्रवाई में सपोर्ट करता है।
ठीक है भाई, क्योंकि अब जब तक इंटरपोल का सपोर्ट नहीं लेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग नहीं होगा पुलिस का, तो हम किसी अपराधी को कैसे पकड़ पाएंगे। तो ये इंटरपोल इसमें मदद करता है। इसके अलावा इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और स्थापना वर्ष की अगर हम बात करते हैं इंटरपोल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस में है और वर्ष 1949 में भारत इस संगठन का सदस्य बना। तो ये सारी जानकारी आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरपोल के बारे में। ठीक है, पता रहेगा। चलिए, इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया किसको, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल सी बात है, जस्ट हमने आपको बताया कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत, ओके आगे बढ़िए। ट्रेन के अंदर एटीएम मशीन, भाई साहब यू काम बहुत बढ़िया हो गया है ना। कई बार पैसे की वजह से कहीं ना कहीं हमें समस्याओं को देखना पड़ता है। ऐसे में जो एक हमारी ट्रेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रेन का नाम क्या है भाई साहब, पंचवटी एक्सप्रेस है। पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक एटीएम लगाया है ताकि बैंकिंग सुविधाओं को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कई बार पैसा निकालने में दिक्कत होती, कई बार आप घर से निकले, रास्ते में एटीएम नहीं मिला आपको, आपकी ट्रेन छूट रही है, आपको स्टेशन पर जो एटीएम मिला उसमें पैसे नहीं निकल रहे हैं, और चूंकि आपको पैसे की नितांत आवश्यकता है, ठीक है, या जहां आप उतरेंगे वहां पर पैसे की चाहिए आवश्यकता है, तो अगर ट्रेन में एटीएम रहेगा तो निश्चित तौर पर जो है इससे एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार जो है किसी ट्रेन में, जिसका नाम पंचवटी एक्सप्रेस है, जो कि महाराष्ट्र में चलती है, उसमें जो है इस एटीएम को लगाया गया है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि किस बैंक के द्वारा पहली बार ट्रेन में जो है एटीएम स्थापित किया गया है। आप कहेंगे सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, ट्रेन का नाम पंचवटी एक्सप्रेस, याद रहेगा। तो 2 फैक्ट आपके लिए क्या है, जरूरी है, और पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य रेल यात्रियों को चलते फिरते सुरक्षित और आसान बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को होती है। ठीक है, क्योंकि चर्चाओं में रहा है ये, और 1969 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1969 में। ठीक है, इसके अलावा मुख्यालय जो है क्या है, पुणे महाराष्ट्र में है इसका। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, ओके। चलिए, तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस ट्रेन में पहली बार एटीएम लगाया गया, शताब्दी एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेस, राप्ती गंगा, लखनऊ मेल। इन सभी ट्रेनों के बारे में आप जानते होंगे, बैठे नहीं बैठे हैं, मैं तो इन सभी ट्रेनों में बैठा हूं भाई साहब, इसको छोड़ करके, पंचवटी एक्सप्रेस को छोड़ करके बाकी तीनों ट्रेनों में बैठा हूं। आप बैठे नहीं बैठे बताओ जरा। शताब्दी एक्सप्रेस खूब मजेदार चलती है, कई बार आपने रिलीज में देखा होगा, वंदे भारत और शताब्दी में क्या होती है, रेस होती रहती है। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, संभवतः देखा ही होगा, मुस्कुरा रहे हैं आप इस समय मेरी बात सुन करके, मैं ये भी जान रहा हूं। ठीक है, तो इसके बारे में कई बार एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है। ठीक है, तो कहा जाता है ये शताब्दी है, ये वंदे भारत हो गई अपने आप में, तो दोनों में खूब टक्कर होती है। राप्ती गंगा आप लोग जानते होंगे मुजफ्फरपुर से चलती है और देहरादून तक जाती है राप्ती गंगा। ठीक है, और इस पर भी अगर आप कभी उत्तराखंड या गोरखपुर की यात्रा की होंगे तो राप्ती गंगा चलती है। लखनऊ मेल, जो लोग दिल्ली रहते हैं वो लखनऊ जाते होंगे, बड़ी अच्छी ट्रेन है लखनऊ मेल। ठीक है, और लखनऊ से दिल्ली चलती है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे इधर से भी, 10 बजे उधर से भी, बड़ी अच्छी ट्रेन है। रिजर्वेशन जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन दिक्कत तो ये है। तो ये ट्रेनें हैं और इस पंचवटी एक्सप्रेस में जो है इसको लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे। प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा, या भी हाल ही में 22-23 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। ठीक है, थे मैंने कर दिया क्योंकि करंट अफेयर्स आप बाद में कहीं पढ़ेंगे, तो थे लिख दिया मैंने। ठीक है, उन्हें इस यात्रा का निमंत्रण क्राउन प्रिंस, और प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ सऊदी अरब के भैया पीएम कौन है, मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा थी अपने आप में। ठीक है, या है तीसरी यात्रा। ठीक है, तो यह भी फैक्ट आपके एग्जाम पूछ सकता है। कई बार क्या होता है कि यात्राएं जो होती हैं पीएम या राष्ट्रपति की, उस पर प्रश्न खूब बनता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि तीसरी यात्रा थी कब कब, एक हुई 2016 में और एक हुई 2019 में। ठीक, इसके अलावा वर्ष 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस नई दिल्ली की राजकीय यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है, 2023 में, अभी 2 साल पहले ही जस्ट। ठीक है, चलिए, उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और बाकी कई सारे चीजें देखने को मिली थी। उसमें उन्होंने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी पर परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का लंबा इतिहास रहा है। रणनीतिक साझेदारों के रूप में नई दिल्ली और रियाद, जो कि सऊदी अरब की क्या राजधानी है, रियाद, राजनीतिक, रक्षा,
सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्कों सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट कि भारत और सऊदी अरब ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और 2010 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदल दिया गया। तो आप जानते होंगे सऊदी अरब एक अच्छा मित्र इस समय वर्तमान में जो है भारत का है। और यहां पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है आपका सऊदी अरब और यहां पे है आपकी जो है रियाद, इसकी राजधानी। और अगर हम बात करेंगे तो इधर आपके देख रहा है अरेबियन सी है, इधर आप देखेंगे तो यहां इधर जो है अलग अलग कंट्री आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इधर अगर आप थोड़ा सा आएंगे दक्षिण पूर्व में तो यहां ओमान दिखाई देगा आपका बगल में। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे पर्शियन सी मिल जाएगा आपको, इधर कुवैत मिल जाएगा आपको, इधर इराक है। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे पश्चिम में तो इधर आपको रेड सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री है, इसको आप एक बार दे लीजिएगा। और इधर आपको जो है पश्चिम में क्या है, आपको जॉर्डन भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मैप के माध्यम से आप लोग इसको जरूर देख लिया करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैप से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूं। ठीक है, आप लोग प्लीज मैप के माध्यम से चीजों को जरूर दिखा करिए। ठीक है, रियाद इसकी राजधानी है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इधर आपका ओमान है, इधर ये आपका यमन है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। इधर मस्कट है आपका, यूएई है अपने आप में इधर, और बाकी ये पर्शियन सी हो गया, इधर सुदूर आपका कुवैत हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया। नीचे अगर आप देखेंगे तो इधर सोमालिया हो गया अपने आप में। ठीक है, और अलग अलग कंट्री यहां पर देखने को आपको मिल रही होंगी। यहां पे इधर होगा आपका रेड सी, इधर हो गया आपका जॉर्डन, इधर होगा आपका अमान। ठीक है, ये होगा आपका इराक। ठीक है, याद रहेगा, ये मैप में आप लोग चीजों को प्लीज जरूर दिखा करिए। अच्छा, जब आपके सामने मैप रखा गया तो मैप में आप लोग ना कुछ कुछ चीजों को और नोट डाउन कर लिया करिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको लगती है कि भाई यहाँ की प्रमुख पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी यहाँ पर कौन कौन सा है, तो मैप आप लगा के रखिए और मैप में ही यहीं पर क्या करिए, एक एक पॉइंट जो है, दो पॉइंट यहां पर क्या करिए, नोट डाउन कर लिया करिए, बस हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये देखिए, यह विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। कौन? सऊदी अरब। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब के पश्चिम की ओर लाल सागर है, जो कि हमने आपको बता दिया। उसके पार मिस्र है, दक्षिण की ओर ओमान और यमन है, मैंने आपको बता दिया। उनके दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में इराक और जॉर्डन की सीमा लगती है, जबकि पूर्व में फारस की खाड़ी और कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात है। ये मैंने बता दिया, जो कि यहां पे लिखा है। राजधानी इसकी रियाद है और मुद्रा क्या है इसकी, रियाल है अपने आप पे। ठीक है, याद रहेगा, कई बार करेंसी आपके एग्जाम में पूछ लेती है। भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, जो मिसलेनियस का सेक्शन है, जो विविध का सेक्शन है, आप लोग इसको क्या करते हैं, कई बार इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। विविध का सेक्शन है, आपके एग्जाम में विविध का सेक्शन बहुत पूछता है। विविध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिसलेनियस। जैसे कि किसी देश की संसद का नाम क्या है, किसी देश हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है, किस देश की करेंसी का नाम क्या है, ये सब विविध के अंतर्गत आता है, मिसलेनियस के अंतर्गत आता है। 7 और 10 प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग प्लीज जरूर रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, आज ही लूसेंट में विविध अच्छे से दिया रहता है। लूसेंट की जो किताब आती है, तो लूसेंट से आप लोग क्या करिएगा, विविध वाला सेक्शन को रेडी कर लीजिएगा। याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए आप लोग प्रश्न कि हाल ही में कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, 2 बार कब हो गया, हाल ही में कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, तो 22 से 23 अप्रैल 2025 के मध्य में। ठीक है, 25 कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, चलो, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हीमोफीलिया दिवस ये आपका 17 अप्रैल यानी कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग हीमोफीलिया के बारे में नहीं जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। जिस भी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया होता है, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि खास करिए पुरुषों में ज्यादा होता है और ये टर्मिनेट होती हैं महिलाओं से। ठीक है, यानी कि जो हीमोफीलिया का डिजीज है अपने आप में, ठीक है, ये जो है टर्मिनेट फीमेल से होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, और ये जेनेटिक डिजीज होती है, भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का, जिसको लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। और ऐसे में जब आपका एक्सीडेंट होता है या आपके हाथ में कहीं चोट लगती है तो ब्लड रुकता नहीं है, और अगर ब्लड रुक नहीं रहा है किसी भी चीज से, तो निश्चित तौर पर ब्लड नहीं रुकेगा तो ब्लड गिरेगा और आपकी क्या हो जाएगा, आपका देहांत हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएंगे अपने आप में। तो ये बहुत खतरनाक डिजीज है क्या, हीमोफीलिया। रक्त का थक्का नहीं जमता है इसमें। ठीक है, एक प्रकार का जो है सिम्पटम, वो विटामिन होता है जो कि नहीं पाया था आपके ब्लड में, तो उसकी वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉट, है ना। आपने देखा होगा जब कभी कभी अगर माना कि आपकी फिंगर है, ठीक है, फिंगर आपका, ठीक है, ये आपकी फिंगर है माना कि, ठीक है,
और आपने देखा होगा कि यहां पर कट गया, ठीक है, आपके फिंगर में कोई कट हो गया, तो आपने देखा होगा आपने इसको हल्का सा पुश करके छोड़ दिया, दबाया और छोड़ दिया, तो आपने देखा होगा चिप 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 से हो जाता होगा, एक हल्की सी रेसा टाइप में हो जाता होगा ना, हल्का सा एकदम चिप चिप सा हो जाता होगा। जो चिपचिपा जो पदार्थ बन जाता है वही क्या है, थक्का क्लॉट है। और ये चिपचिपा पदार्थ अगर वहां पर नहीं बनता है तो क्या होता है, ब्लड नहीं रुकता है अपने आप में, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए, तो क्या होता है कि 17 अप्रैल को दरअसल रक्त स्राव विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा पहल के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। किसको, हीमोफीलिया दिवस को कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रहेगा। चलिए, इसका उद्देश्य स्थानीय नीति निर्माताओं के साथ सहयोग के माध्यम से हीमोफीलिया के बेहतर नियंत्रण और रोकथाम को प्रोत्साहन देना है। इसके साथ ही प्रभावित लोगों के लिए बेहतर उपचार और देखभाल भी सुनिश्चित करना है, ठीक है। चलिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 का विषय यानी कि थीम क्या है, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और बालिकाओं को भी रक्तस्राव होता है। ये क्या है, अपने आप में क्या है, ये इसकी थीम है। और यह रक्तस्राव विकारों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के लिए बेहतर निदान और उपचार की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य देश भर की महिलाओं के लिए देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। हीमोफीलिया के बारे में हम बात करते हैं तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक यानी कि क्या है, ये अपने आप में जो है एक जेनेटिक डिजीज है अपने आप में, जो आमतौर पर पुरुषों को होता है और औरतों द्वारा यानी कि फीमेल के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो कई बार आप एग्जाम पूछा था कि बताओ ये समझ जो डिजीज है वो जेनेटिक है या नहीं है, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो भी प्रमुख बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक हैं या नहीं है, वो वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, एयरबॉर्न डिजीज हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज हैं, उस जो बीमारी है उसका वायरस या बैक्टीरिया का नाम क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको साइंस वाले चैप्टर में, साइंस वाले विषय में आपको होनी चाहिए। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग साइंस की सॉल्यूशन जो आती है उसको जरूर पढ़ते होंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग क्या करते हैं, साइंस की सॉल्यूशन जरूर पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर आप इसको ना पढ़ पाए तो आप लोग घटनाचक्र जो आती है पूर्वावलोकन की, घटनाचक्र पूर्वावलोकन, इसको आप लोग क्या करिएगा, जरूर पढ़िएगा। साइंस के लिए घटनाचक्र बहुत सफिशिएंट है अपने आप में, ठीक है, याद रहेगा। कोई समस्या कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे, भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत मोटी मोटी किताबें, बहुत गद्देदार किताबें पढ़ने का मजा कुछ भी नहीं है, बकवास बात होती है। लिमिटेड मैटर को पढ़िए, मैक्सिमम टाइम उसका जो है आपको आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम टाइम अगर आप उसको रिवीजन करते हैं तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि डेली शाम को रिवीजन करिए, अगले दिन मॉर्निंग में रिवीजन करिए, वीक में एक दिन रिवीजन करिए, 16 डेज पर रिवीजन करिए और मंथ के लास्ट में फिर से रिवीजन करिए। इतना कर लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज को खूब लगाइए, जितना जबरदस्त आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएंगे, यकीन मानिएगा जबरदस्त तरीके से आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। फिर से मेरी वॉइस आज लाउड हो गई, क्या करूं, पढ़ ही नहीं पाता हूं स्लो में आप लोग कहते होंगे यार सर जी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मैं हमने आपको बताया इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहां पर इसके बारे में लिखा गया है। इसी कारण चोट या दुर्घटना में जह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। क्या, क्लॉटिंग फैक्टर नामक प्रोटीन जो है नहीं बनती अपने आप में, ठीक है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहुत बहते हुए रक्त के थक्के जमा कर उसका बहना रोकता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग अगर फैक्टर नहीं है, दैट मींस कि ब्लड नहीं रुकेगा एंड देन आप एक्सपायर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पर जो है कुछ दिवस दिए गए हैं और वहां पर इनकी डेट दी गई है कि कब कब मनाया जाता है। तो हीमोफीलिया दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। नहीं, देखो अब देखो तुरंत फट से यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। क्या लिखा है, 17 लिखा है। अब 17 तो आपको याद होगा, अब एकदम भावना में बह गए, 17 होता 17 अप्रैल है भाई साहब। क्या 17 अप्रैल होता है ना, ये 17 अप्रैल होता है। और क्या लिखा है, मार्च। अब जैसे ही आप 17 देखोगे एकदम से खुश, वाह क्या बात है, यही क्या कहते हैं, इसको ध्यान नहीं दोगे, इसको छोड़ दोगे एकदम से, तो गलती यहां पे कर दोगे। ये क्या है, 17 मार्च है, ये कथन क्या आपका गलत है। और क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, बिल्कुल सही बात है। तीनों कथन सही है नीचे के, ये वाला कथन गलत है। दैट मींस कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी सागर अभ्यारण्य, भैया ये चर्चाओं में है।
और ये एमपी में है, तो मंदसौर स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य को भी चीतों से आबाद किया जाएगा और 20 अप्रैल को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर गांधी सागर में छोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चर्चाओं में है। और गांधी सागर की जलवायु चीतों के लिए अत्यंत अनुकूल है और कूनो में टेंट सिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पशु चिकित्सालय और रेस्क्यू सेंटर भी बनेगा। कहां पर? कूनो जो है, जो आपका अभ्यारण्य है वहां पर। ठीक है, यह पशु अस्पताल न केवल चीतों बल्कि पूरे क्षेत्र में गौवंश के लिए भी सहायक होगा। और कूनो क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक किले में हेरिटेज वॉक, मगरमच्छ घड़ियाल देखने के लिए व्यू पॉइंट्स भी विकसित किए जाएंगे। और इसके अलावा फिलहाल कूनो में 26 चीते हैं, जिनमें से 16 खुले जंगल में और 10 पुनर्वास केंद्र में हैं। चीतों की निगरानी सैटेलाइट कॉलर से 24 घंटे हो रही है। आप जानते हो कि सरकार चीतों के जो है उद्धार के लिए काफी बड़े स्तर पर काम कर रही है। ठीक है, अब आप बताइए कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। ये कहां पर है भैया? ये है आपका मध्य प्रदेश में। मैंने कई बार कहा है कि जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहां कहां पर हैं? ठीक है, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, अभ्यारण्य। इसके अलावा बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, जो पक्षी अभ्यारण्य। ये सब भाई साहब क्या होते हैं? खूब पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सेंचुरीज हो गई, बर्ड सेंचुरीज हो गई, ये खूब पूछी जाती हैं। तो इसकी लिस्टिंग कर लीजिएगा और कहां कहां पर कौन कौन से जानवर खासकर पाए जाते हैं, किस स्टेट में हैं। ठीक है, ये सब, और टोटल कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, ये डेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप क्या करिएगा? आज ही नोट कर लीजिएगा। टास्क ये आपका क्या है? 8 सेकंड नंबर का। ठीक है, ये सब भाई साहब देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते जो मैं आपसे कहता हूं अगर आप पूरा करते हुए चलेंगे, यकीन मानिएगा आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन शर्त इतनी सी है, आप इसको करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ क्या है? ये आपका जो है क्या है उत्तर इसका? कहां गया भाई साहब? डी, मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई में एक्सियोम स्पेस AX4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। और यह जानकारी इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन, इन्होंने दी है। तो अब आपके लिए एक फैक्ट तो यह बन जाता है कि भाई इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। और जरा मुझे बताओ कि इसरो की स्थापना किस वर्ष होती है? डीआरडीओ की स्थापना, इसरो की स्थापना, नासा की स्थापना, ये सब भाई साहब खूब पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसरो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसरो के बारे में मैंने कई वीडियो में कई बार जानकारी आपको दी है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि इसरो का जो स्थापना है वो कब हुई थी। ठीक है, तो ये जानकारी जो यहां पर लिखी है इसरो के अध्यक्ष ने दी है। और मिशन के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है ये उड़ान भरेंगे। ठीक, यह मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा की 1984 की सोवियत सोयुज अंतरिक्ष यान की प्रतिष्ठित उड़ान के 4 दशकों से अधिक समय बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के तौर पर दर्ज किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इसके अलावा मई 2025 के लिए निर्धारित ग्रुप कैप्टन शुक्ला का मिशन भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक कीर्तिमान है। इसके अलावा इसरो के कई अन्य पहले भी हैं जो कि आगे चलेंगी। ठीक है, तो ये यहां पर अन्य पहलों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि मई से जुलाई 2025 के लिए निर्धारित बड़े मिशनों में इसरो अत्याधुनिक EOS-09 उपग्रह ले जाने वाले PSLV C61 मिशन को लॉन्च करेगा। सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस EOS-09 सभी मौसम की स्थिति, दिन या रात में पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीर लेने में सक्षम होगा। तो ये पहल आगे होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, और अगर हम शुक्ला जी की बात करते हैं, ठीक है, तो वह भारतीय वायुसेना के एक सम्मानित टेस्ट पायलट हैं जिन्हें इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत चुना गया था। और वह भारत की पहली स्वदेशी मानव युक्त ऑर्बिटल उड़ान गगनयान मिशन के शीर्ष दावेदारों में से एक हैं। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे
अन्य पहलू की अगर हम बात करते हैं इसरो के, तो यहां पर कुछ और पहल दी गई है। यहां पर कुछ जून में भी कुछ काम होगा, ठीक है। जून में क्या होगा? जून में होगा बहुप्रतीक्षित निसार उपग्रह का GSLV F-16 पर प्रक्षेपण होगा। नासा इसरो का यह सहयोग नासा के L बैंड पेलोड को इसरो के S बैंड योगदान के साथ जोड़कर दोहरी फ्रीक्वेंसी रडार डेटा के माध्यम से पृथ्वी के इकोसिस्टम और प्राकृतिक खतरों का अध्ययन करना है। ये कुछ अलग अलग पहले हैं जो कि अभी आने वाले समय में इसरो जो है क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आप बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो मई से जुलाई 2025 के लिए निर्धारित बड़े मिशनों में इसरो अत्याधुनिक EOS-09 उपग्रह ले जाने वाले PSLV-C61 मिशन को लॉन्च करेगा। बिल्कुल सही बात है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई में एक्सियोम स्पेस के AX-4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़िए। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, सुनीता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या फिर अश्वघोष? बहुत आसान सा इसका उत्तर है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे। मैं आपके सभी कमेंट्स को देखता हूं और आपके सभी कमेंट्स का मुझे इंतजार भी रहता है। जब आप उत्तर देते हैं तो एक अलग सी पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है, मुझे लगता है कि यार आप लोग टच में हैं मेरे, है ना, ऐसा मुझे नजर आता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कमेंट आप लोग करते हो, भैया हमको इसका पैसा नहीं मिलता है, ना हमको गोलगप्पा खाने के लिए मिलता है, ठीक है, मुझे कुछ मिलता नहीं है। जब आप कमेंट करते हो तो एक खुशी मिलती है कि यार हमसे आप कनेक्ट हुए हैं, हमसे आप जुड़े हुए हैं। तो चैटियाने में घंटा भर से समय वेस्ट करते हैं, उससे बेहतर है कि एक बार कमेंट जरूर आप लोग कर दिया करें, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसके अलावा एक दो इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और वो ये है कि पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लोग पीसीएस के लिए तैयारी करते होंगे लेकिन आंसर राइटिंग नहीं करते होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपका पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अक्टूबर माह में आपका पीसीएस, यूपी पीसीएस प्रस्तावित है। इसके अलावा बिहार पीसीएस 71, बिहार पीसीएस उसमें भी वैकेंसी ठीक ठाक आने वाली है, वो भी आपका पेंडिंग है, वो भी आने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस जून में प्रस्तावित है, सुनने में आ रहा है। इसके अलावा जो है आपके यूपीएससी के एग्जाम और बाकी अदर स्टेट के एग्जाम जैसे आरआईएस का एग्जाम, एमपीपीएससी का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए भी जो है आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग कर सकते हैं इसकी आंसर राइटिंग, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 8604409201 पर आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपके सामने एक प्रश्न है, अच्छा, इसके अलावा आरओ एआरओ का भी हम लोग जो है टेस्ट चला रहे हैं। उसमें हम लोग जो है डेली पीडीएफ के रूप में जो है टेलीग्राम पर टेस्ट देते हैं, और हमारे आरओ के कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग वीडियो कोर्स हो गया, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया, कई सारे कोर्स चल रहे हैं, जिसके लिए भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 या फिर जो संस्थान के नंबर दिए गए आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, आपके सामने प्रश्न है कि आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, सूचना का अधिकार। तो आरटीआई क्या है और सुशासन के लिए किसका इसका होगा, सुशासन के लिए इसका, सुशासन के लिए इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपको लिखना है, और जो आपने सेकंड कॉपी बनाई होगी ना, सेकंड कॉपी, उस कॉपी में आपको इसको लिखना है। एक तो कॉपी आपके टास्क वाली होगी, तो उसमें आप लोग टास्क नोट करिएगा अपने अपने, है ना, जो मैंने बताता हूं, यहां पर कहता हूं। और एक कॉपी में आप लोग इसको लिखिएगा, ब्लैंक जो आपकी कॉपी होती है व्हाइट पेपर की, उस पर आप लोग लिखिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और कल परसों से मैं कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण पर मैं आपको एक वीडियो शॉर्ट में 10-15 मिनट का बना के डाल दिया करूं वीडियो, ठीक है। इससे आपको एक बड़ा बेनिफिट आपके आरोग्य एग्जाम के लिए और पीसीएस एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। चैटियाने से कॉल में बात करने से थोड़ा सा कम इस पर जो है काम करिए, और अपने मेहनत पर ज्यादा जोर दीजिए, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें
प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।